Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. डियर व्यूवर, आज हम मेडिकल लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल के करियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मेडिकल लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल जो है वो अपने करियर के हवाले से जब जॉब ढूंढेंगे तो अगर वो आउट ऑफ पाकिस्तान या आउट ऑफ इंडिया अगर जाते हैं और जॉब ढूंढते हैं तो उनका पहला टारगेट जो है वो मिडल ईस्ट होता है, या मिडल ईस्ट के बाद फिर इंडोनेशिया, मलेशिया या इवन यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इन जगहों पे वो जॉब ढूंढने जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है वहाँ पे जॉब करने के लिए एज अ लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है कि आपको कोई सर्टिफिकेशन वाली एजेंसी हो और वो आपको लाइसेंस दे। तो अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस है तो तब जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लाइसेंसिंग एजेंसी है, उन एजेंसी से आपको लाइसेंस लेना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे 3-4 किस्म के लाइसेंसिंग एजेंसी है। एक दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एजेंसी है, वो लाइसेंस देती है। एक हाद लाइसेंस है जो अदर दुबई के अलावा दूसरे स्टेट्स के लिए है। अगर हम कतर की बात करें तो वहाँ पे प्रोमेट्रिक लाइसेंस है जो प्रोमेट्रिक टेस्टिंग एजेंसी देती है। इसी तरह अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं तो सऊदी अरब का अपना हेल्थ स्पेशलिस्ट काउंसिल है जो लेबॉर्ट्री स्पेशलिस्ट के नाम से या दूसरे कैटेगरी में आपको लाइसेंस देता है। लेकिन इन सारों के अलावा एक ऐसी लाइसेंसिंग एजेंसी है लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल के लिए जिसको अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी से अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो उस लाइसेंस के थ्रू आप दुनिया में कहीं पे भी, ऑलमोस्ट कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के लोगों का जो टारगेट एरियाज़ हैं यानी कि मिडल ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इन जगहों पे आपको ACP के लाइसेंस के थ्रू आप जॉब कर सकते हैं और आप किसी भी जॉब के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ACP का जो लाइसेंस है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी जितनी भी लाइसेंसिंग एजेंसी है तो ऑलमोस्ट उन सब में जो बेहतर एजेंसी है वो अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी है। तो अगर आप अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी का लाइसेंस हासिल करते हैं एज ए लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल तो आपके जॉब सीख करने में, जॉब लॉक करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है उनका एक बोर्ड है जिसे बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन BOC कहा जाता है। वो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए या डिफरेंट लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है या लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिसको BOC यानी कि बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, और उस लाइसेंस को सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अब अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी जो है वो 2 तरह के लाइसेंस देती है। एक वो लाइसेंस जो US नेशनल है यानी कि जो US के सिटीज़न है, यूनाइटेड स्टेट के सिटीज़न है, एक उनको लाइसेंस देती है। और अदर देन US को जो सर्टिफिकेट मिलता है या जो लाइसेंस मिलता है उसको वो लोग कहते हैं इंटरनेशनल, AACPI इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उन्हें कहा जाता है कि अगर आप इंटरनेशनली US से आउट सिटीज़न है और आप AACP के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के अंडर किसी भी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन AACPI जो है वो कौन कौन से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है या कौन कौन से लाइसेंस देता है। तो ओवरऑल जितने भी लाइसेंस हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं उनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक टेक्नीशियन की कैटेगरी है, एक टेक्नोलॉजिस्ट की कैटेगरी है और एक स्पेशलिस्ट की कैटेगरी है। जो टेक्नीशियन की कैटेगरी है तो टेक्नीशियन की कैटेगरी में 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं। एक टेक्नीशियन कैटेगरी में लाइसेंस होता है जर्नल टेक्नीशियन का, ठीक है, यानी कि आप लेबॉर्ट्री के किसी भी बेंच में काम कर सकते हैं। दूसरा जो लाइसेंस हो सकता है टेक्नीशियन की कैटेगरी में, वो किसी एक सेक्शन के लिए आप लाइसेंस लेंगे। जैसे आप इंटरनेशनल फिलोबॉटमी के लिए जो है टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट ले सकते हैं या हिस्टो टेक्नीशियन के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस सर्टिफिकेट पे आप फिर सिर्फ हिस्टो टेक्नीशियन के रोल में ही आप लेबॉर्ट्री के में काम कर सकते हैं, दूसरे किसी बेंच में आप काम नहीं कर सकते हैं।
दूसरी कैटेगरी जो टेक्नोलॉजिस्ट की है, तो टेक्नोलॉजिस्ट में भी एक सर्टिफिकेट या एक लाइसेंस जो है वो जर्नल है, यानी कि आप मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट या मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट जब हासिल करते हैं या लाइसेंस जब हासिल करते हैं तो आप क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के किसी भी सेक्शन में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जर्नल लाइसेंस है। इसके अलावा आप किसी ख़ास कैटेगरी में या किसी ख़ास सब स्पेशलिटी में भी लाइसेंस ले सकते हैं, जैसे कि आप हिस्टोलॉजी में लेते हैं, साइटोलॉजी में लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में लेते हैं, केमिस्ट्री में लेते हैं, साइटोकेमिस्ट्री में लेते हैं, गायनोकोलॉजिकल प्रोसेस में लेते हैं। तो एक पूरी लिस्ट है जो आप अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं जितनी भी ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ तो इन सब के लिए मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप वहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग लिखूँगा और नीचे लिंक्स होगा, ऊपर हेडिंग लूँगा नीचे लिंक प्रोवाइड करूँगा, ताकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिस्ट की कैटेगरी में ये एग्ज़ाम्स आते हैं। इसके बाद जो स्पेशलिटी है, तो स्पेशलिटी में आपको किसी एक ब्रांच में किसी एक लेबॉर्ट्री के स्पेशलिटी में सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देना होता है और फिर आप उसी स्पेशलिटी के लिए सर्टिफिकेट हासिल करते हैं अगर आप एग्ज़ाम देने में कामयाब होते हैं। उसमें माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, साइटोकेमिस्ट्री है, तो वो फिर इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट होता है, जैसे इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट इन ब्लड बैंकिंग, तो ये स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट काउंट किया जाता है। और जो टेक्नोलॉजिस्ट का है तो वो इंटरनेशनल मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इन ब्लड बैंकिंग, तो किसी एक सेक्शन में आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजिस्ट है। और इसी तरह टेक्नीशियन है। अब जब आप अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी के वेबसाइट पे जाते हैं और यू डिसाइड कि आप किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए डिफरेंट रूट हैं। अगर आप किसी भी रूट से जाएंगे तो उस रूट्स में डिफरेंट क्राइटेरियाज मेंशन है। अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप उसी रूट के थ्रू एलिजिबल हो जाते हैं। अब जैसे मैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेता हूं जो मोस्ट कॉमनली हमारे ग्रेजुएट यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे ग्रेजुएट बैचलर इन मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी या मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज या क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज या बायोमेडिकल साइंसेज में अगर वो बैचलर डिग्री करते हैं तो वो यूजुअली जनरल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट के लाइसेंस या सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए डिफरेंट रूट्स पर होते हैं। जैसे रूट 1 है तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके पास क्लिनिकल रोटेशन होना चाहिए। इसी तरह रूट 2 में उसके पास बैचलर डिग्री, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट रूट्स होते हैं और हर रूट्स में जो है कंडीशन मेंशन होती है। तो आपने ये देखना होता है पहले कि मैं कौन सी कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, फिर उस कैटेगरी में मैं कौन से रूट से एलिजिबल हूँ। चूँकि आपने फॉर्म फिल करते वक्त ये सारी चीज़ें बतानी होती है कि फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मैं रूट 2 के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं और मैं फलां कंट्री से अप्लाई कर रहा हूं, तो ये फॉर्म में लिखते वक्त आपने सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं और उनके लिए डिजिग्नेटेड डिफरेंट रूट्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि अगर आप यूएस सिटीज़न नहीं है, कनाडा के सिटीज़न नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न नहीं है, अदर देन हैं, तो फिर पहले आपने अपने जो एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं उनकी इवेल्युएशन करवानी होती है, ताकि आप वो इवेल्युएट करवाएं। और वो अगर इवेल्युएशन क्यों करवानी होती है, क्योंकि इवेल्युएटर ये इवेल्युएट करता है कि आपकी जो ये डिग्रीज़ है ये यूनाइटेड स्टेट्स की डिग्री की इक्विवेलेंट्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको इवेल्युएशन करवानी होती है और इवेल्युएशन के लिए एक रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ एजेंसीज़ है, तकरीबन 8-10 एजेंसीज़ हैं पहले जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी का हिस्सा नहीं है। तो पहले आपने उन एजेंसी के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट इवेल्युएट करने होते हैं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट यूजुअली एजुकेशन इवेल्युएटर इंटरनेशनल EEI जो है ये एक एजेंसी है, इसको यूज़ करते हैं और इसकी तकरीबन $154 फ़ी आती है आपकी डॉक्यूमेंट की इवेल्युएशन पे। आप इस एजेंसी में जाते हैं और एजेंसी के वेबसाइट पे एक फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन का, उस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और उस फॉर्म को डाउनलोड करने के अलावा आप अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी के वेबसाइट पे जाएंगे तो जिस कैटेगरी के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ से भी एक फॉर्म मिलता है, वो भी आप डाउनलोड करते हैं और फिर आप
एजुकेशनल अपनी एवेल्यूएशन एजेंसी को का जो फॉर्म है वो फिल करते हैं और उसके साथ सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगाते हैं और उसको आप ऑनलाइन ईमेल करते हैं और ईमेल के बाद फिर वो आपको जो है पेमेंट का तरीका बताते हैं, आप उसके मुताबिक पेमेंट करते हैं। फिर 3 to 10 वर्किंग डेज़ में आपका एवेल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपकी बीएससी या आप एमएस अगर कर रहे हैं या साथ पीएचडी आप कर रहे हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, या अगर डिप्लोमा है आप टेक्नीशियन कैटेगरी में अप्लाई करें, तो वो आपको कहते हैं कि आपको एवेल्यूएशन के बाद एक ट्रांसक्रिप्ट वो प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपने बीएस में एमएस में इतने इतने ये सब्जेक्ट पढ़े थे जो इतने क्रेडिट आवर के थे और यूएस के इतने क्रेडिट आवर के बराबर हुए, इसलिए हम आपके बीएस और एमएस को यूएस के बीएस या एमएस के इक्विवेलेंट मानते हैं। अगर वो इवेल्यूएटर उसको कंसिडर कर ले तब, उसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो नहीं मानता तो कोई ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। उसके बाद जब आपके पास एवेल्यूएशन की ट्रांसक्रिप्ट आती है तो उस ट्रांसक्रिप्ट के बाद जो है आप अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी के वेबसाइट पे आते हैं, फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के टैब पे आप जाते हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के में आप जिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई नाउ का एक बटन होता है, उस पर अप्लाई करते हैं और वो फिर आगे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करते हैं। जनरली होता ये है कि आप अपना एवेल्यूएशन जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिला है एवेल्यूएशन के बाद वो और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपीरियंस कह रहे हैं, अगर आप किसी रूट से अप्लाई कर रहे हैं और उस रूट में एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस के लिए एक फॉर्म होता है एएसीपी के लिए और वो फॉर्म उसी कैटेगरी के नीचे होता है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, वो डाउनलोड करके वो फिल करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हमारे जो बैचलर के स्टूडेंट हैं तो वो क्लिनिकल रोटेशन जो है अगर रूट 1 से अप्लाई करते हैं और वो ये बताते हैं कि उन्होंने डिग्री के दौरान क्लिनिकल रोटेशन की है, तो क्लिनिकल रोटेशन का एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप लेंगे अपने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से, आप वो फॉर्म फिल करवाएंगे और उस फॉर्म के साथ आप अपने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से एक लेटर लेंगे जिसको लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी कहा जाता है। यानी कि आपका डायरेक्टर ये कहेगा कि ये फॉर्म मैंने खुद फिल किया है और मैं ये गवाही देता हूं, तो फॉर्म के साथ आपने लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी भी लगाना होता है। इस तरह अगर आप कोई एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं, किसी रूट से जाते हैं और उस रूट में एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो एक्सपीरियंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है यानी फॉर्म है वो भी आपने उसी रूट में अवेलेबल होता है, आप उसको डाउनलोड करते हैं, फिल करते हैं और फिर जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस गेन किया होता है उनसे फिल करते हैं और वहाँ पे जो रिक्वायर्ड बंदा होता है या मैनेजर या सुपरवाइज़र या डायरेक्टर, उससे आप लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी भी लेते हैं ताकि वो ये कहें कि हाँ ये फॉर्म मैंने फिल किया है। तो लेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ लगा के आप अपलोड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रूट से जाते हैं। किसी रूट में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, किसी रूट में क्लिनिकल रोटेशन की ज़रूरत होती है और डिफरेंट रूट्स हैं, हर रूट्स के डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद दोबारा एएसीपी वाले जो हैं आपके एवेल्यूएशन वाली ट्रांसक्रिप्ट जो है उसके भी ऑडिट करते हैं, उसको देखते हैं कि एवेल्यूएशन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर एवेल्यूएशन के बाद वो आपको एलिजिबल डिक्लेयर करते हैं जिस रूट के थ्रू आपने अप्लाई किया है, तो आपको एक ईमेल मिलती है और जब आपको एक ईमेल मिलती है तो वो ईमेल आप खोलते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आपने जिस टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था आप एलिजिबल हैं, तो आप अपना टेस्ट डेट जो है वो अपने लिए स्केजुअल कर लें। वो यूजुअली 7 महीने का टाइम देते हैं कि विद इन 7 मंथ जो है आप अपना टेस्ट डेट चूज़ कर लें और आपको एक सेंटर दिया जाता है, पियर्सन EVU एजुकेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके, ये एक दूसरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको इंस्ट्रक्शन लिंक प्रोवाइड करते हैं। जब आप लिंक करते हैं तो आप उसके वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप अपने लिए अपने कंट्री में जो अवेलेबल सेंटर होता है वो चूज़ करते हैं और उसमें डेट बताते हैं और डेट कंफर्मेशन के बाद आपको ईमेल मिलती है और आप कंफर्म कर जाते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि रीडिंग मटेरियल हर टेस्ट के लिए एक छोटा सा कोर्स कंटेंट वो अवेलेबल करते हैं। जब आप एसीपी के वेबसाइट पे जाएंगे, थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि एसीपी के वेबसाइट को हैंडल करने का तरीका बताऊं कि आपने कौन से टैब से कहां और कैसे जाना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसमें मैं करूँगा इंशाल्लाह। एसीपी की वेबसाइट पूरी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने कहाँ और कैसे कहाँ जाना है। तो एसीपी के वेबसाइट पर जब आप जाएँगे
और आप जो है अपना टेस्ट आप सारी चीज़ें आप कर लेंगे, तो जब आप टेस्ट आपका स्केजुअल हो जाएगा उसके बाद जो है आप अपने टेस्ट का इंतज़ार करेंगे। ACP के वेबसाइट से रिक्वायर मटेरियल भी आप ले लेंगे, जो हर रिक्वायर्ड टेस्ट के नीचे दिया होता है। वो रिक्वायर्ड मटेरियल के साथ साथ आपको रीडिंग लिस्ट भी दिया होता है कि ये मटेरियल आप कहाँ से पढ़े तो आपके ज़्यादा चांसेस है पास होने का। ACP का जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसमें 2.5 आवर का टेस्ट होता है और इसमें 100 आइटम्स होते हैं और वो कंप्यूटर जो है आपको आपके लेवल के मुताबिक MCQs देता है। जो आप MCQs सही करते हैं तो डिफ़िकल्ट लेवल पे जाता है, जो आप आंसर गलत करते हैं तो लो लेवल पे आता है। मैं आपको ये बताऊं कि हर आइटम के मार्क्स जो हैं वो सेम नहीं होते। आइटम के मार्क्स डिपेंड करता है उसके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इतने डिफ़िकल्ट आइटम्स जो हैं वो लाजमी सही आंसर कर ले ताकि आप 40% स्कोर से ज़्यादा स्कोर कर ले, क्योंकि 1000 पॉइंट्स में से 400 पॉइंट्स गेन करने होते हैं जो आपका पासिंग स्कोर है। और ये इस तरह नहीं है कि 100 में से आपने 40 MCQs टिक किए तो आपके 40 स्कोर हो गए। ये लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है और वो उसके अकॉर्डिंग जो है स्कोरिंग होती है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी का। इससे जितने भी रिलेटेड लिंक्स होंगे वो लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या कोई लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट को रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।